हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट्स नंबर 11। इस चैनल पे यदि आप बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा, चाहे क्लर्क, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर और 10 तक इस चैनल पे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स अपलोडेड हैं। उसके अलावा बिहार सिविल कोर्ट का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 22 तक सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें और आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 11 वॉल्यूम 1 का है ये, और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान करनी है। तो यहाँ पे ठोकर को देखेंगे तो ठोकर देशज शब्द है। क्या है? ठोकर देशज शब्द है। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, जैसे लोटा, कटोरा, गाड़ी, पैसा, दाल, भात, दारू, बेटा। ये सारे शब्द देशज कहलाएंगे। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से बना हुआ है। तो अन्वेषण शब्द की बात करें तो अनुधन एशन से बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। परिश्रम शब्द में उपसर्ग की पहचान करें। तो परिश्रम में उपसर्ग जो है वो परि उपसर्ग का यूज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नीलकंठ शब्द में समास बताइए कौन सा समास है। तो नीलकंठ में ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीलकंठ में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नीलकंठ ध्यान रखिएगा, नीला है कंठ जिसका, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नीलकंठ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास ध्यान रखिएगा जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल जिनमें उपमेय तथा उपमान होता है। पहला उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा, उसे ही हम कर्मधारय समास के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास भी है। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं वो बहुव्रीहि कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएंगे, या तो कर्मधारय दिया रहेगा और नहीं तो बहुव्रीहि दिया रहेगा। तो बहुव्रीहि अगर दिया रहेगा तो बहुव्रीहि आप लगाएंगे, कर्मधारय दिया होगा तो कर्मधारय लगाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, इन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वधु धन उत्सव से बना शब्द कौन सा है? तो वधु धन उत्सव से बना जो शब्द है वो है आपका वधूत्सव। क्या हो जाएगा? वधूत्सव, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है उसे कहते हैं आतिथेय। क्या बोलेंगे? आतिथेय। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो पीला हो अंबर जिसका अर्थात विष्णु को बोलते हैं, तो साधारण अर्थ छोड़कर ये विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे बहुव्रीहि समास के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास के नाम से इसे जानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कहा गया क व्यंजन है। तो क कौन सा व्यंजन है? तो ध्यान रखेंगे क की हम बात कर रहे हैं तो ये अघोष व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अघोष व्यंजन है। तो अघोष वर्ण का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन से होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सारे जो हैं ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा इनमें से लिखा गया है कृष्ण गीतावली। कौन सा लिखा गया है? कृष्ण गीतावली। तुलसीदास के वैसे अन्य प्रमुख रचनाएं दोहावली हो जाएगा, कवितावली हो जाएगा, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, ये सारे गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे हम बात करें अधर शब्द का अर्थ नहीं है। तो अधर जो शब्द है उसका अर्थ क्या नहीं है? तो ऊपरी होंठ उसका अर्थ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। क्लियर हो गई? तो शरणागत का समास विग्रह करेंगे तो ये होगा शरण को आगत शरणागत। ठीक है। अगला है शुद्ध शब्द छाटिए। इनमें से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कृतज्ञ आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला है नासिक्य व्यंजन है। तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो म इसमें नासिक्य व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नासिक्य व्यंजन के उदाहरण हो सकते हैं अंग, ङ, ण, न और म। ये सब नाक से बोले जाने वाले व्यंजन हैं, तो आप बोल सकते हैं ये नासिक्य व्यंजन हैं। अगला आइए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो दात्री इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। निरोग में संधि है। तो निरोग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। निरोग में संधि जो होगा वो विसर्ग संधि हो जाएगी। निधन रोग निरोग होता है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संसार शब्द का संधि विच्छेद सम धन सार हो जाएगा, संसार। आगे है अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विरक्त, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य मनस्क का अन्य पर्यायवाची अगर आपसे बोला जाए तो हो जाएगा उदास, अनमना, खिन्न होना, उदासीन होना, भ्रांति चित्त होना या अस्थिर चित्त होना। ये सारे अन्य मनस्क के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें, अगला है मुहावरे का अर्थ बताना है। अज्जल गगरी छलकत जाए। तो अज्जल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है इसमें से अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक बताना है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, तैयार करना, और इसका एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक होगा डिस्ट्रॉय करना, डेमोलिश करना, रूइन करना। तो डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेड का मतलब होता है कि निर्माण करना, इसका समानार्थी ये हो जाएगा। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, है ना। फैब्रिकेट का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो फैब्रिकेट का मतलब भी होता है कि तैयार करना। क्या हो जाएगा? तैयार करना। तो प्रोड्यूस, फैब्रिकेट और बिल्ड ये सारे इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय उसका एंटोनिम्स होगा। मोइस्ट है। मोइस्ट का अगर आपसे बोला जाए कि समानार्थी बताइए, पर्यायवाची विपरीतार्थक बताइए, तो मोइस्ट का मतलब होता है नमी। क्या हो जाएगा? मोइस्ट का मतलब होता है नमी, और इसका अपोजिट अगर आपसे बोला जाए तो ड्राई हो जाएगा, यानी सूखा हो जाएगा, अरिड शुष्क हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। तो ड्राई यहाँ पे दिया हुआ है, तो ड्राई हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कंसेट। कंसेट का आपसे बोला गया कि चलिए विपरीत बताइए, तो कंसेट का विपरीत क्या होता है? कंसेट का मतलब पहले जान लीजिए। कंसेट का मतलब होता है अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। और अहंकार का विपरीत क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ह्यूमिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता।
ठीक है। मोडेसिटी, मीकनेस, वैनिटी, इमोडेसिटी और प्रोम्पोसिटी, ये शब्द जो हैं सारे इसके कंसेट के पर्यायवाची हैं, यानी सारे का अर्थ जो होता है वैनिटी हो गई, इमोडेसिटी हो गई और प्रोम्पोसिटी हो गई, ये सारे अहंकार के ही कॉन्टेक्स्ट में इनका प्रयोग होता है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द की पहचान करनी है। अ प्लेस वर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, एक जगह जहाँ पे ब्रेड और केक बनाए जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा उसको हम लोग उसको हम लोग बेकरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? एक ऐसा जगह जहाँ पे ब्रेड और केक बनाए जाते हैं बेकरी कहलाता है। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, यानी आप कह सकते हैं देर करना या टालना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आंसर हो जाएगा लिंगर का प्रयोग करेंगे। टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, यानी जितना आवश्यक है उससे लंबा समय कहीं पे ठहरना, रुकना, उसके लिए लिंगर का प्रयोग करते हैं। लिंगर की हम बात करें तो लिंगर का मतलब ही होता है लंबा ठहरना, है ना, आवश्यकता से अधिक समय देना, अधिक देर रुकना, लिंगर बोलेंगे। ठीक है। अन्य शब्द की बात करें तो वांडर का मतलब यहाँ पे है घूमना। डिग्रेस, वांडर के बाद अगर हम बात करें स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, घूमना, है ना। और डिग्रेस की बात करें तो मुख्य विषय से हट जाना, मुख्य विषय से वंचित होना, और लिंगर आपको बता ही दिया कि आवश्यकता से अधिक समय ठहरना। ठीक है। अगला आइए, कहा गया अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, तो हिल्स के बीच का, दो पहाड़ों के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑब्वियसली उसको वैली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वैली बोलेंगे। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि पहाड़ पहले हुआ करता था और वो घिस पीट के जो है अब बहुत ही छोटा रह गया है, यानी भूमि से कुछ ही ऊंचाई पर रह गया है, वो प्लेट्यू कहलाएगा, या उसको पहाड़ी मैदान भी बोल देते हैं। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, है ना, गल्फ खाड़ी। आगे अगला है आपका 27, आपको साइनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो चलिए, रेमिडियल, रेमिडियल का मतलब होता है सुधारात्मक या उपचारात्मक। अब आपसे बोला गया कि इसका पर्यायवाची बताइए, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा करेक्टिव। क्या हो जाएगा? करेक्टिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा रेमेडियल का पर्यायवाची होगा। रेमेडियल का मतलब ही होता है सुधारात्मक या उपचारात्मक, और इसका पर्यायवाची करेक्टिव, क्यूरेटिव, हीलिंग और रेक्टिफाइंग इसका पर्यायवाची होगा। हार्मफुल की बात करें तो हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। वहीं आगे हम बात करें, देखिए सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला। क्या होगा? सुपरफिशियल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे छिछला। वहीं मेडिसिनल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मेडिसिनल का मतलब होता है दवा से संबंधित। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कहा गया डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का अगर आपको समानार्थी आपको बताना है तो ध्यान रखेंगे, डेलिब्रेट का समानार्थी जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका प्लांट। क्या हो जाएगा? प्लांट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा। ठीक है। और प्लान का मतलब भी होता है कि सोचा समझा, कोई रणनीति बनाना, कोई टॉपिक पे योजना बनाना। आगे साइनोनिम्स की बात करें तो प्लान्ड तो होगा ही, इनके अलावा इंटेंडेड और कैलकुलेटेड हो जाएगा, मेटिकुलस भी हो जाएगा। तो ये हमारे इनके जो है समानार्थी हो जाएंगे। अब यहाँ पे डाइजेस्ट्रस लिखा हुआ है, तो डाइजेस्ट्रस की बात करें तो डाइजेस्ट्रस का मतलब होता है नुकसानकारी, नुकसानदायक, है ना। डाइजेस्ट्रस का मतलब यहाँ पे नुकसानदायक हो जाएगी। वहीं हम बात करें एक्सीडेंटल का मतलब आकस्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकस्मिक। अनप्लान्ड का मतलब बिन प्लान के, बिन योजना के, बिन रणनीति के, और प्लान्ड अभी बताया कि प्लान्ड का मतलब योजना के अनुसार। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो गया वो प्लान्ड हो जाएगा। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, है ना। और इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अटेन, अटेन, अकम्प्लिश,
प्रोक्योर, ये सारे इसके समानार्थी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अकम्प्लिश दिया हुआ है तो अकम्प्लिश इसका समानार्थी हो जाएगा। बाकी अक्यूज का यहाँ पे अर्थ होता है दोषी ठहराना, एडज्वाइन का मतलब जुड़ा होना, और यहाँ पे अबडक्ट है तो अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। आइए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे चूज अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये बोर्ड में जो आपका सेंटेंस का कुछ हिस्सा दिया हुआ है उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन को आपको चूज करना है। कहा गया टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर वन मस्ट नो हाउ टू डॉट वन एज एंड क्रॉस वन एज। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए डॉट योर्स एंड क्रॉस योर्स, यानी बारीकी से पूरा काम करना, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू डू समथिंग वेरी केयरफुली, ऑप्शन नंबर डी। यानी टू बी सक्सेसफुल लॉयर्स वन मस्ट नो हाउ टू डॉट योर्स एंड क्रॉस योर्स, यानी बारीकी से, टू डू समथिंग वेरी केयरफुली यानी बारीकी से किसी चीज़ को अंजाम देना, किसी काम को पूरा करना। अगला है हर फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व्स टू इनेबल हर टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो स्ट्रेन एवरी नर्व्ड का मतलब होता है खून पसीना एक करना, यानी वर्कड वेरी वेरी हार्ड। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हर फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व यानी वर्कड वेरी हार्ड टू इनेबल हर गेट सेटल्ड इन लाइफ। अगला है जी आपका, कहा गया है ही टर्न्ड अप हिज नोज एट माई ऑफर्स। तो उसने अपनी नाक सिकोड़ी मेरे ऑफर को सुनकर। तो नाक सिकोड़ना का मतलब होता है मना करना, अस्वीकार कर देना और मनाही कर देना, ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ट्रीटेड माई ऑफर विदाउट कंटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स आपको करना है, तो चलिए पढ़ते हैं। कहा गया वी हैड डैश मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप एज वी हैड डैश मनी लेफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वी हैड अ लिटिल मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप एज वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट। तो यहाँ पे अ लिटिल पहले में हो जाएगा, फिर लिटिल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, विद द चेंजिंग टाइम्स most of the students have become business like, they are dash and want to take only those courses which they find rewarding। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा pragmatic, यानी with changing times most of the students have become business like, they are pragmatic and want to take only those courses which they फाइंड रिवॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुटेबल आंसर होगा। अगला देखिए, कहा गया सी डैश हर ब्रेथ सरप्राइज्ड बाय द सडननेस ऑफ द क्वेश्चन। तो शी के बाद यहाँ पे हम देखें तो सी कॉट हर ब्रीथ सरप्राइज्ड बाय सडननेस ऑफ द क्वेश्चन, यानी बी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 36 का आ गया Last week I saw a TV program about the dash of global warming on agriculture। तो यहाँ पे देखेंगे last week I saw TV program about the impact of global warming on agriculture। तो यहाँ पे impact आंसर हो जाएगा। अगला है I was dashed by the sound of the doorbell। I was, तो I was के बाद क्या होगा, awakened, I was awakened by the sound of the doorbell, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया कि मिस स्प्रेड की पहचान करनी है, कौन सा गलत है उसको आपको देखना है। तो चलिए, पॉपर सही है, ऑशम भी सही है, बफेट, तो बफेट की बात करें
तो ध्यान रखिएगा बफेट की जो स्पेलिंग होती है BUFFE टी होता है, ये डबल टी जो है ये नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी मिसशिप भी सही है। अगला देखिए प्लेयर, यहाँ पे ध्यान देंगे प्लेयर की हम बात कर रहे हैं तो प्लेयर बिल्कुल सही है, आइडल भी सही है, फीलिंग भी सही है। यहाँ पे अरिस्टोक्रेट की स्पेलिंग गलत है, अरिस्टोक्रेट की स्पेलिंग होती है ARISTOCRAT, अरिस्टोक्रेट। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ ARISTOCRAT, तो CRAT होता है, यहाँ पे ET है तो E को A में बदलना पड़ेगा, इसलिए आपका C गलत हो गया। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा लिखा हुआ है उसी की पहचान करनी है। तो यहाँ पे पहला देखिए रेफ्यूजल सही है। उसके बाद इक्विपमेंट भी, इक्विपमेंट को ध्यान से देखें तो EQUIPMENT होता है, E एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो E नहीं होगा, EQUIPMENT होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी स्टारवेशन और बैगेज सही है। अगला है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा कनिष्क का शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल में, वहीं तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल में हुआ था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, तो अशोक द्वितीय ध्यान रखिएगा कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में आक्रमण किया गया था। आगे बढ़े, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है, तो 13 मार्च 1900। ध्यान रखिएगा आपसे बोला गया जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन में कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा गया है, तो ग्रहों को आकार के आधार पर अगर आपसे बोला जाए कि पहले क्या है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर वरुण है, और आकार के आधार पर यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर बुध, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है, तो कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है आपसे बोला जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश बृहत वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा पनामा नहर जो दो महासागरों को जोड़ता है वो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला देखते रहते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, तो विवाद के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संदर्भित किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष एक केंद्रीय मंत्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो साओ पोलो कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संविधान के अंतर्गत, तो संविधान के अंतर्गत की हम बात करें तो ध्यान देंगे अखिल भारतीय केंद्रीय एवं राज्य 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला है 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है, तो 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान जो शहर है वो कौन सा है आपसे बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बान शहर है। कौन सा शहर, बान आंसर हो जाएगा। अगला है नागालैंड की कोन्याक, नागालैंड की इन्होंने बोला है नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को डैश के रूप में जाना जाता है, तो बसंत उत्सव को एओलांग मोन्यू के रूप में जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सक्षम साक्षी नहीं है,
तो सक्षम साक्षी कौन सा नहीं है? जड़ व्यक्ति यानी निर्बुद्धि व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है, तो विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कहा गया ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है, तो ध्वनि केवल गैस में, केवल द्रव्य पदार्थ में, केवल ठोस पदार्थ में, उपरोक्त सभी में। तो ध्वनि उपरोक्त सभी में संचरण कर सकती है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो डैश का प्रयोग यानी एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया निम्नलिखित में से किसमें उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर दर्पण का उपयोग रियर व्यू दर्पण में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जैव वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका को विकसित किया था? तो ध्यान रखिएगा जोनास एडवर्ड सॉल्क के द्वारा इस पोलियो का टीका विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला देख लेते हैं पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है, तो लचीलापन के लिए जवाबदेह जो उत्तक होता है वो होता है कॉलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कॉलेनकाइमा। और कठोरता के लिए जो जवाबदेह होता है वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। अगला हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें, ध्यान रखेंगे आपसे बोला गया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है, तो आंसर हो जाएगा नोर्टन। नोर्टन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कुछ और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बीट डिफेंडर, एम कैफे, उसके अलावा कास्पर स्काई, एवीजी, अवास्ट और सिमनेटिक, ये सारे जो हैं वो ध्यान रखना है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस की बात करें कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इनमें प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस हैं, लेकिन मदरबोर्ड की बात करें तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। मदरबोर्ड अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर में प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। आगे हम बात करेंगे, कहा गया इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ होता है? तो कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ होता है आपसे बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा वैन जो नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये संपूर्ण देश में फैला हुआ होता है। और लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि संपूर्ण देश में फैला हुआ नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे, कहा गया कि एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है F11 है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? तो आंसर हो जाएगा .com व्यावसायिक उद्देश्य तक ही सीमित होता है। किसी भी डोमेन में इंटरनेट प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम एवं टॉप लेवल डोमेन को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहा जाता है, तो उसे ब्राउजिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क आपसे बोला गया, तो आंसर हो जाएगा अर्पानेट था। कौन था? अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे अर्पानेट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अंडू समकक्ष है, तो अंडू जो है CTRL+Z के समकक्ष है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डैश एक भौतिक
मशीन से दूसरे में आभासी छवि के प्रवास को सक्षम बनाता है। तो डैश एक भौतिक मशीन से दूसरे में आभासी छवि के प्रवास को सक्षम बनाता है, तो वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कार्य करता है डैश संख्या प्रणाली पर, तो आंसर हो जाएगा बाइनरी संख्या प्रणाली पर कंप्यूटर कार्य करता है। फाइल मेन्यू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला देख लेते हैं। आपसे बोला गया डैश बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा CD रोम का। ठीक है, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। यह बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर करता है। एवीडेक का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो एवीडेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है लाइन डेजी व्हील। क्या बोला गया कि लाइन डेजी व्हील लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा लाइन डेजी व्हील लेजर और ड्रम प्रिंटर के प्रकार हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रिंटरों के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य होता है, तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट इंटरनल कार्ड ऐड करने का कार्य करता है। इंटरनल कार्ड ऐड करने का कार्य करता है, तो इंटरनल कार्ड ऐड करने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।